नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान सुजस। राजस्थान सुजस ये अगस्त माह का, अगस्त 2023 का राजस्थान सुजस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि ये नवीन जिले जो राजस्थान सरकार ने बनाए हैं, तो नवीन जिला विशेषांक है। 50 जिलों का राजस्थान और 10 संभाग का राजस्थान टैगलाइन के साथ ये जो है वो नया चालू किया गया है। तो आज हम बात करेंगे इस जो मासिक पत्रिका है, इसमें परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे है, तो हम उनको कवर करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला है अपना मिशन राजस्थान 2030। मिशन राजस्थान 2030। तो देखिए मिशन राजस्थान 2030 में क्या क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर 15 अगस्त 2023 को जो है 15 अगस्त 2023 को इसकी क्या की गई, घोषणा की गई स्वतंत्रता दिवस पर राजस्थान मिशन 2030। और इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक राजस्थान को अग्रणी और सर्वोत्तम राज्य बनाना इसका टारगेट है। अब इसके अंदर क्या किया गया है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2023 तक एक कैंपेन चलाया गया। इसके तहत जितने भी विभाग है, सभी विभागों से और लोगों से ग्राम सभाएं आयोजित की गई और ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति से जो है वो सुझाव आमंत्रित किए गए और उन सुझावों को डिजिटल रूप में प्राप्त करके सरकार के द्वारा वो जो सुझाव हैं उन सुझावों के अनुसार एक नीतिगत दस्तावेज बनाया जाएगा। सभी सुझावों को संपूर्ण विभागों के और इसके साथ साथ जो ग्रामीणों के लोगों के जो सुझाव हैं उनको इंक्लूड करते हुए एक नीतिगत दस्तावेज का निर्माण किया जाएगा। और ये जो दस्तावेज होगा, ये दस्तावेज इस टाइप का होगा कि राजस्थान को 2030 तक कौन कौन से टारगेट अचीव करने हैं, 2030 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये दस्तावेज बनाया जाएगा। और ये जो 2030 का जो टारगेट है वो ये होगा कि राजस्थान जो है वो भारत के अग्रणी और सर्वोत्तम राज्यों में शामिल हो जाए। तो इसको आधार बना के ये राजस्थान मिशन 2030 बनाया गया है। मोटी मोटी रूप से आपको जो ध्यान रखना है, तो नीतिगत दस्तावेज बनाया जाएगा। 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई और 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2023 तक इसके लिए कैंपेन चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है कि 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अपना बजट जो भाषण दिया, उद्बोधन दिया, उसके अंदर उन्होंने एक खाका खींचा कि राजस्थान में कौन कौन सी विशेष चीजें जो है वो वर्तमान में चल रही है। तो परीक्षा के लिहाज से जो मेन कंटेंट है उसमें हम बात करेंगे कि सामाजिक सुरक्षा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा में राजस्थान जो है वो मॉडल स्टेट बन के उभरा है, यानी पेंशन है और पालनहार, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो राजस्थान में चलाई जा रही है। और ये मुख्य रूप से जो है वो पूरे भारत में मॉडल स्टेट के रूप में बन के उभरा है। एक न्यूनतम आय गारंटी एक्ट, न्यूनतम आय गारंटी एक्ट, ये न्यूनतम आय गारंटी एक्ट लागू करने वाला राज्य, प्रथम राज्य राजस्थान जो है वो कौन सा है, प्रथम। भारत में कहीं नहीं है, सिर्फ राजस्थान में ये लागू किया गया। डिटेल से एनालिसिस करेंगे हम इसमें आगे। इसके साथ साथ गिग वर्कर्स और वेलफेयर एक्ट फंड का निर्माण किया गया है 200 करोड़ रुपए की। आपको यहाँ ध्यान रखना है, गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड एक तो एक्ट बनाया गया है और इसके साथ साथ एक फंड भी बनाया गया है। तो एक्ट को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फंड जो है वो 200 करोड़ रुपए में फंड बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ ओपीएस को लागू किया गया है राजस्थान में। एमआरसी जो कैंप चलाए गए, महंगाई राहत कैंप, उन महंगाई राहत कैंपों में 10 योजनाओं का क्या किया गया, पंजीकरण किया गया। अब यहाँ आपको डेटा मिलेगा सिर्फ सुजस में कि 1.95 करोड़ लोग हैं और उनमें से 1.82 करोड़ लोगों ने क्या किया, उसका पंजीकरण कराया। ये डेटा आपको याद रखना है। अगर परीक्षा में इस तरह की चीजें पूछी जाती है तो वो सिर्फ यहीं से मिलती है कि एमआरसी में कितनी योजनाओं का पंजीकरण करवाएगा, ये आपको मिल जाएगी प्रत्येक बुक में कि 10 योजनाएं थी जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन टोटल कितने लोगों ने करवाया, तो 1.82 करोड़ लोगों ने जो है 1.82 करोड़ लोगों ने जो है वो इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवाया। 1.82 करोड़ है ना। इसके साथ साथ कोविड-19 आर्थिक सहायता प्राप्त को राशन किट में का लाभ इनको भी दिया जा रहा है। आगे हम अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को डिस्कस करेंगे, उसमें डिटेल से एनालिसिस कर लेंगे। इसके साथ साथ एक नया जो चेंज इन्होंने किया है, मोस्ट है ये चेंज, कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना जो है, सड़क दुर्घटना में कोई किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, जो आदमी बचाता है, जिसको भला आदमी कहा जाता है, उसको पहले 5,000 रुपए मिलते थे।
अब इस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया, 10,000 कर दिया। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के तहत जो 5,000 रुपए पहले दिए जाते थे, अब उस राशि को बढ़ा दिया गया और बढ़ा के कितना कर दिया गया, 10,000 रुपए कर दिया गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं, तो अगला है 40 लाख स्मार्टफोन। देखिए मुख्यमंत्री जो स्मार्टफोन योजना है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। याद रखना है क्योंकि हम बड़ी चीजें याद रखते हैं, छोटी चीजें भूल जाते हैं। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त से इसको शुरू किया गया। कितनी तारीख से शुरू किया गया, 10 अगस्त से। आगे डिटेल एनालिसिस हम इस पे करेंगे। तो प्रथम चरण में, इसके जो प्रथम चरण के अंदर जो है ना, वो कितने मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, तो प्रथम चरण में इसमें 40 लाख मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, याद रखना है। 20 अगस्त से फिर इसके अंदर 1 करोड़ गारंटी कार्ड दिए जाएंगे। देखिए 1.35 करोड़ लोगों को, 1.35 करोड़ लोगों को मोबाइल दिए जाएंगे। तो प्रथम चरण में 40 लाख लोगों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और अगले चरण में क्या करेंगे कि और लोगों को दिए जाएंगे। इसलिए सरकार ने 20 अगस्त से शुरू कर रही है कि 1 करोड़ लोगों को गारंटी कार्ड दिया जाएगा। आप वो गारंटी कार्ड दिखाकर आचार संहिता के बाद में अपना मोबाइल फोन प्राप्त कर सकते हैं। ये नई स्कीम इसके अंदर है। नेक्स्ट में हम चलते हैं लाभार्थी संवाद। देखिए एक हमने पहले पढ़ा होगा, काफी समय पहले एक चला था, वो था लाभार्थी उत्सव। लाभार्थी उत्सव जो था वो चलाया था 30 मार्च 2023 को। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री महोदय ने वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तर पे लोगों से संवाद किया था और उस टाइम चलाया था। उसको क्या नाम था, लाभार्थी उत्सव। और यहाँ है ये क्या, लाभार्थी संवाद। तो जो योजनाओं के जो लाभार्थी लोग हैं उन लोगों से मुख्यमंत्री महोदय ने सीधी बात करी और इसके साथ साथ योजनाओं का जो फायदा है उसको ट्रांसफर भी किया। तो लाभार्थी संवाद सबसे पहले ध्यान रखना है कब हुआ, 27 जुलाई 2023। और लाभार्थी उत्सव मैंने तारीख बताई आपको, लाभार्थी उत्सव कब हुआ, लाभार्थी उत्सव 30 मार्च 2023। दोनों को याद रखना है। 30 मार्च 2023 राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में लाभार्थी उत्सव मनाया गया और 27 जुलाई 2023 को लाभार्थी संवाद कार्यक्रम हुआ। इसके अंतर्गत क्या किया गया, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना थी। और इस योजना का एमआरसी में क्या किया गया था, रजिस्ट्रेशन किया गया था। महंगाई राहत कैंप के अंदर 10 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया था और उन 10 योजनाओं में एक योजना ये भी थी, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना। तो इसके तहत उन्होंने क्या किया कि 27 जुलाई को जब ये लाभार्थी संवाद कार्यक्रम किया गया, इसके अंदर 36.76 लाख लाभार्थियों को 155.92 करोड़ रुपए, 155.92 करोड़ रुपए जो है वो हस्तांतरण किए गए। डेटा इतना याद रखने वाली बात इसमें नहीं है। आपको याद रखना है कि 36.76 लाख, क्योंकि टोटल इस योजना में जो लाभार्थी है वो कितने, 76 लाख लाभार्थी है। उनमें से 36.76 लाख लोगों को जो है वो इस योजना के 155.92 करोड़ रुपए इस दिन हस्तांतरित किए गए। लिखा गया कि एमआरसी जो है उसके तहत 10 योजनाओं की गारंटी इसके तहत दी गई थी, हम बात कर चुके हैं। अब अगला है न्यूनतम आय गारंटी कानून। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय, मिनिमम जो इनकम है उसके लिए गारंटी दी है और एक्ट लेके आए हैं ये। तो राजस्थान ऐसा करने वाला प्रथम राज्य है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि यह करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। अब कैसे न्यूनतम आय का प्रावधान कैसे किया जाएगा, तो 3 माध्यम बनाए गए हैं। सबसे पहले न्यूनतम पेंशन की, जो लोग जैसे दिव्यांग है, बुजुर्ग है, विधवा है और जो भी कैटेगरी है जैसे लघु सीमांत कृषक है, 3-4 कैटेगरी हैं। तो इनकी जो पेंशन राशि थी वो पहले 500 से 750 तक स्टार्ट होती थी, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब न्यूनतम 1000 कर दी। अब कितनी कर दी, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन राशि न्यूनतम कितनी कर दी, 1000 कर दी। और प्रति वर्ष 15% की इसमें क्या कर दी जाएगी, बढ़ोतरी भी की जाएगी। हर वर्ष 15% की क्या कर दी जाएगी, बढ़ोतरी की जाएगी। ये बढ़ोतरी जो की जाएगी वो कब की जाएगी, जनवरी और जुलाई, जनवरी और जुलाई में की जाएगी। जनवरी में 10% बढ़ोतरी होगी और जुलाई में 5% बढ़ोतरी होगी। तो ये ध्यान रखना है अपने आप को कि न्यूनतम पेंशन योजना लागू कर दी, 1000 रुपए मिलेंगे, तो न्यूनतम गारंटी एक्ट हो गया। जिनको पेंशन नहीं मिल रही है तो 125 दिन का रोजगार, मनरेगा के तहत जो है 100 दिन का रोजगार सरकार पहले प्रोवाइड करवा रही थी।
अब इन्होंने क्या किया कि एक नई योजना जोड़ी जिसको कहते हैं CMREGS, CMREGS, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, तो इस योजना में क्या है कि 25 दिन अतिरिक्त दिए जाएंगे, यानी जिस परिवार ने 100 दिन पूरे कर लिए उसको 25 दिन सरकार, राज्य सरकार की तरफ से और दिए जाएंगे। तो 125 दिन के रोजगार की ये गारंटी हो गई। इसके साथ साथ पालनहार के तहत जो है 6 लाख बच्चों को जो है वो पालनहार के तहत क्या दिया जा रहा है, लाभ दिया जा रहा है। अलग अलग कैटेगरी वाइज, अनाथ बच्चों के लिए अलग है, प्रत्येक के लिए अलग अलग है, आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था लाभार्थी संवाद। अब नेक्स्ट में हम चलते हैं, तरक्की की राह हुई अब आसान, 50 जिले और 10 संभाग का हुआ राजस्थान। ठीक है, तो अब राजस्थान सरकार ने एक नवीन घोषणा के तहत 19 जिले और 3 नए संभाग जो है वो बनाए हैं। तो यहां हम देखेंगे कि कौन कौन से जिले यहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट सरकार के द्वारा किए गए हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि अब हमारे यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। कितनी हो गई, 50 हो गई। और राजस्थान का नंबर भारत में कौन सा हो गया, 3rd हो गया, ये ध्यान रखना है। तीसरा नंबर हो गया राजस्थान का, कौन सा नंबर, तीसरा। पहले पे यूपी है, दूसरे पे MP है और तीसरे पे राजस्थान है, ये याद रखना है। जिलों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का जो नंबर है वो कौन सा हो गया, जिलों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का नंबर हो गया तीसरा। पहले पे यूपी है, दूसरे पे MP है और तीसरे पे अपना राजस्थान है। तो अगर अपन लिखना चाहें तो यूपी के अंदर 75 जिले हैं, MP के अंदर 52 जिले हैं, बिल्कुल हम पास ही रह गए, और राजस्थान के अंदर 50 जिले हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से तीसरा नंबर है। अब इसका जो उद्घाटन हुआ वो 7 अगस्त 2023 को हुआ। इसके लिए कमेटी गठित की गई थी, राम लुभाया कमेटी। आपको समिति का नाम याद रखना है, राम लुभाया समिति का गठन किया गया था मार्च 2022 में, मार्च 2022 में। और उसी के अनुशंसा पर सरकार ने जो है वो अपने बजट घोषणा के तहत 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा की। तो 7 अगस्त 2023 को जो है इसका क्या हो गया, उद्घाटन हो गया। और सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, पूरे राजस्थान में सब पढ़ा रहे हैं, सब बता रहे हैं कि राजस्थान में 50 जिले हो गए, 50 जिले हो गए, 50 जिले हो गए, लेकिन इसकी जो संकल्पना थी, इसकी जो थीम थी वो याद रखनी है अपने को। जिला निर्माण की थीम ये थी, हर घर न्याय हर घर खुशहाली। ये महत्वपूर्ण चीज है, ये सिर्फ सुजस में मिलती है। ये जो जिला निर्माण किया गया उसकी संकल्पना क्या थी, उसकी थीम क्या थी, तो हर घर न्याय हर घर खुशहाली। याद रखना है, आपको 50 जिलों के नाम मिल जाएंगे, किससे क्या हुआ सब मिल जाएगा, लेकिन ये नई चीज है, ये कहाँ मिलती है, सिर्फ सुजस में मिलती है। इसलिए सुजस पढ़ना अनिवार्य है, विशेष तौर से RS के अभ्यर्थियों के लिए। तो हर घर न्याय हर घर खुशहाली, हर घर न्याय हर घर खुशहाली। अब इसके लाभ क्या हो गए, देखिए मेंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज हो जाती है कि जैसे अभी RS इंटरव्यू चल रहे हैं, तो RS इंटरव्यू के अंदर भी ये चीज पूछी जा रही है कि जिले निर्माण से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो मेंस में भी आगे जो है जैसे अपन माने कि फरवरी मार्च तक मेंस होती है, तो उसके अंदर भी ये चीज पूछी जा सकती है। तो वो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जिला निर्माण से फायदा क्या होगा, तो प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण होगा। ठीक है, क्षमताएं बढ़ेगी, एक छोटा एरिया होगा तो प्रशासन की क्षमताओं में वृद्धि होगी, कानून व्यवस्था मजबूत होगी। छोटे एरिया पे कानून व्यवस्था बनाए रखना साधारण काम होगा, इजी होगा, और प्रशासन नजदीक आएगा। यानी एक आदमी के घर से जिला मुख्यालय 150 किलोमीटर था, अब वो 50 किलोमीटर हो गया। अब कितना हो गया, 50 किलोमीटर हो गया। तो 50 तक जल्दी पहुंचेगा कि 150 तक जल्दी पहुंच रहा था, 50 तक पहुंचेगा। पहले सोचता था कि यार कहाँ जाएंगे इतनी दूर, वहां क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 50 किलोमीटर नजदीक होने के कारण वो तुरंत वहां पे जा सकता है। तो ये सारा फायदा जो है वो जिला निर्माण से होगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं, आवश्यकता। अगर हम ये बात करें कि भाई जिले निर्माण की जरूरत क्यों थी, तो जरूरत की ध्यान में अगर हम देखें तो 1956 में 1 नवंबर 1956 को ध्यान रखना है, 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, उस टाइम राजस्थान में 26 जिले बने थे। टोटल कितने जिले बने, 26 जिले बने थे। तो 26वां जिला कौन सा था, यह आपको ध्यान रखना है। 26वां जिला था अजमेर, 26वां जिला कौन सा था, अजमेर बना। और उस समय राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 2 करोड़ थी। देखिए 26 जिलों में राजस्थान की जनसंख्या थी 2 करोड़। अब 67 साल बाद में आबादी हो गई कितनी, 3 गुना। आबादी कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। इसका मतलब जैसे अभी हम मानते हैं 6.86 करोड़ माने 2011 की जनगणना के अनुसार, तो जिले भी 3 गुना बढ़ने चाहिए थे, लेकिन जिले कितने हुए, 33 हुए। सिर्फ 7 नए जिले बने, तो टोटल हो गए कितने, 33।
इसलिए ये आवश्यकता थी कि नवीन जिलों का निर्माण किया जाए। तो अगर जनसंख्या के अनुपात में हम जिलों को देखें तो 78 होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 19 नए बनाए, तो टोटल हो गए कितने अपने 50। तो इस आबादी की और जो जिले हैं उनके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जिलों को बनाने के लिए आवश्यकता थी। तो इसलिए सरकार ने 21 मार्च 2022 को एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का नाम था श्री राम लुगाया समिति। ये राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, राजस्थान में निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, ठीक है, राम लुगाया जी। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उस कमेटी की अनुशंसा में उन्होंने जिले और 3 संभाग बनाए। अभी हम यहाँ देखेंगे कौन सा जिला जो है वो किससे बना है। अभी देखिए इसमें हम सिर्फ इतना देखेंगे कि कौन सा जिला किससे बना है। अगर आप डिटेल में इन जिलों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पे जो है वो वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप वहां से उसको देख सकते हैं। लगभग 40 मिनट का वीडियो है, जिसमें प्रत्येक जिले की सीमा किससे लगती है, किससे काट के बनाया गया है, क्या क्षेत्रफल है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पे कितने जिले स्थित हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले स्थित हैं, कौन सा जिला किस राज्य के साथ अपनी सीमा शेयर कर रहा है, अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, बाह्यवर्ती कितने हैं, पूरी जानकारी जो है ना वो आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि कौन सा जिला जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, इससे ज्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा जिला किससे बना है। आप डिटेल में हमारे उस वीडियो से देख सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नीम का दाना। तो राजस्थान में जो नीम का दाना है, सीकर और झुंझुनू 2 जिलों को काट के बनाया गया है। उसके बाद में सांचौर एक जिले से बनाया गया है, कौन सा से, जालोर से। उसके बाद में ब्यावर अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और साथ साथ अपने राजसमंद। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद से बनाया गया। अब ये ब्यावर बड़ा मोस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है कि इसमें 1, 2, 3 और 4 जिलों को काट के बनाया गया, 4 जिलों के अलग अलग क्षेत्रों को शामिल करके बनाया गया है। और जो नए जिले निर्माण हुए हैं उसमें सर्वाधिक जिलों को मिला के बनाया गया है। तो सर्वाधिक जिलों को प्रश्न यह आ सकता है कि किस जिले के निर्माण में सर्वाधिक जिलों को की सीमा को शामिल किया गया है, तो वो कौन सा जिला है, ब्यावर। अपने को याद रखना है ब्यावर। सबसे ज्यादा जिले किसकी सीमा में बने, ब्यावर। अगला है केकड़ी, तो अजमेर और टोंक को मिलाकर केकड़ी। फिर उसके बाद में डीडवाना, कुचामन, ये नागौर से बनाया गया है। डीडवाना, कुचामन नागौर से बनाया गया है। गंगापुर सिटी जो है वो सवाई माधोपुर और करौली से अलग अलग क्षेत्र लेके गंगापुर सिटी का निर्माण किया गया है। फलौदी जो है वो जोधपुर से बनाया गया है। और जोधपुर ग्रामीण जो है वो किससे बनाया गया, जोधपुर से बनाया गया। देखिए आपको याद रखना है, यहाँ पे जोधपुर जो है वो जोधपुर से कुल अब 3 जिले हो गए। जोधपुर जो है उस जोधपुर से काट के टोटल 3 जिले हो गए। पहला बनाया गया ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण हो गया। एक जोधपुर खुद रह गया और एक जोधपुर जो है वो रह गया, कौन सा, अपना फलौदी। तो 3 जिले जो है ना वो जोधपुर से बन गए। और जिले निर्माण की दृष्टि से इसका 2nd स्थान आ गया। पहला स्थान किसका रहेगा, जयपुर का रहेगा। पहला नंबर पे कौन सा रहेगा, जयपुर रहेगा। आगे हम डिस्कस कर लेंगे इसको। तो सबसे ज्यादा किसी जिले को बनाया गया, उसमें सबसे ज्यादा सीमा अलग अलग जिलों से ली गई, तो वो 4 ली गई। कहां से ली गई, ब्यावर से ली गई। ब्यावर में कौन कौन से, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद की ली गई। और किसी जिले से सबसे ज्यादा जिले बनाए गए तो 1 नंबर पे आएगा कौन सा, आपका जयपुर। जयपुर से सबसे ज्यादा जिले बनाए हैं 4, ठीक है। और 2 नंबर पे आएगा अपना जोधपुर से कितने जिले हो गए, टोटल 3 हो गए। नेक्स्ट में हम चलते हैं जयपुर। तो जयपुर से देखिए जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, ये किससे बनाया गया, जयपुर और अलवर से। तो अगर हम यहाँ पे जयपुर से देखें तो जयपुर से को काट के अभी उसको कितने भागों में विभक्त कर दिया गया। तो एक तो जैसे खुद जयपुर रह गया, एक हो गया जयपुर ग्रामीण, तीसरा हो गया दूदू और चौथा हो गया आपका कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड। अब यहाँ पे देखिए 4 जिले बन गए। इससे कितने जिले बन गए, 4 बन गए। जयपुर के जो प्रॉपर है उसमें जो जयपुर नगर निगम का क्षेत्र है ना वो शामिल है।
जयपुर नगर निगम का जो क्षेत्र है उसको जयपुर में माना गया है। ग्रामीण एरिया, पूरा ग्रामीण एरिया के जितने उपखंड तहसीलें होती है सब ग्रामीण में मान लिए गए। दूदू हो गया एक, जिसमें 4 तहसीलें शामिल कर ली गई, और ये राजस्थान का सबसे छोटा हो गया, राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो गया। ठीक है, तो एक ये हो गया। और चौथा कोटपुतली बहरोड हो गया। बहरोड किससे काटा? अलवर से काटा। और कोटपुतली किससे काटा? जयपुर से काटा। तो सबसे ज्यादा जिले किसी जिले से बनाए गए तो वो किससे बनाए गए? जयपुर से बनाए गए। 4 जिले बनाए गए। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो अभी अपन ने बात करी है जोधपुर से। ठीक है, जोधपुर से कितने बने थे? 3 बने थे, ग्रामीण, जोधपुर और फलोदी। ठीक है, और सबसे ज्यादा जिले किसको किसी को काट के बनाए गए तो वो कौन सा था? ब्यावर। 3 चीजें हमें विशेष तौर से इसमें याद रखनी है। अगला है खैरथल तिजारा। तो खैरथल तिजारा किससे बनाया गया? अलवर से बनाया गया। सलूम्बर को किससे बनाया गया? उदयपुर से। शाहपुरा किससे बना? भीलवाड़ा को काट के बनाया गया। बालोतरा किससे बनाया गया? बाड़मेर से बनाया गया। और इसके साथ साथ डीग जो है जिसको जलमहलों की नगरी कहते हैं, भरतपुर से बनाया गया। ठीक है, इसके साथ साथ अनूपगढ़, गंगानगर और बीकानेर से। तो राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान की जो बॉर्डर है, जो किससे शेयर करते हैं हम? पाकिस्तान के साथ, उसमें पहले कितने जिले थे? 4 जिले थे। पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहले जिलों की संख्या कितनी थी? 4 थी, लेकिन अब एक और हो गया। कौन सा? अनूपगढ़। तो अब टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 5। याद रखना है, अब पाकिस्तान के साथ राजस्थान जो है वो टोटल 5 जिलों की सीमा शेयर करता है। डिटेल में आप हमारे उस वीडियो में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं, तो अब 10 संभाग की बात करेंगे। तो देखिए 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का निर्माण हुआ, उस समय राजस्थान में 6 संभाग थे। एक्चुअल में देखा जाए तो पहले 5 संभाग थे। शुरू में संभागों की संख्या कितनी थी? 5 थी। फिर 1 नवंबर 1956 को अजमेर 26वां जिला बना, तो एक अजमेर को और बना दिया। कब बना दिया? 1 नवंबर 1956 को अजमेर को संभाग बना दिया। तो टोटल हो गए कितने संभाग? 6 हो गए। फिर 2005 में सरकार ने जो है एक संभाग और बनाया, और उस संभाग का नाम था भरतपुर। तो टोटल जो संभागों की संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 7 हो गई। अब राजस्थान सरकार ने 3 और बना दी। अब राजस्थान सरकार ने 3 संभाग बना दिए, एक सीकर, एक पाली और एक बांसवाड़ा। एक सीकर, एक पाली, एक बांसवाड़ा। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि राजस्थान में 1949 में जो है वो संभागीय व्यवस्था शुरू हुई थी। 1962 में उसको क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। और 1987 में ये वापस शुरू की। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 3 नए संभागों की। तो सीकर जो है उसमें पूरा शेखावाटी का क्षेत्र शामिल किया गया है। शेखावाटी में अब पहले 3 जिले होते थे, अब जिलों की संख्या हो गई कितनी? 4। तो सीकर का जो संभाग है उसमें कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो सीकर हो गया खुद, एक चूरू हो गया, एक हो गया झुंझुनू, और चौथा जिला बना कौन सा? नीम का थाना। तो सीकर में कितने जिले शामिल हो गए? 4 जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना। पाली जो है, पाली के अंदर भी 4 जिले शामिल हो गए। 4 जिले कौन कौन से हो गए? हम यहां लिखते हैं, एक प्रॉपर पाली हो गया, एक जालौर हो गया, एक सिरोही हो गया, और एक नवीन जिला बना है, कौन सा? सांचौर। ये लो सांचौर। तो ये 4 जिले जो है वो किसमें शामिल हो गए? पाली में शामिल है। आपको नए वाले याद रखने, पुराने वालों की इतना झंझट नहीं है। ठीक है, क्योंकि सरकार अगर पूछा जाएगा तो नए जिले पूछे जाएंगे। और तीसरा बच गया बांसवाड़ा। तो दक्षिणी राजस्थान का जो वागड़ का जो क्षेत्र है ना, जिसके अंदर डूंगरपुर शामिल है, बांसवाड़ा शामिल है खुद, और तीसरा प्रतापगढ़। तो ये 3 जिले जो है ना वो इसके अंदर शामिल है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखनी है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है? जयपुर और अजमेर। दोनों में 7-7 जिले हैं। दोनों में कितने हैं? 7-7 जिले रहे। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो आप जोधपुर आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है वो कौन सा आएगा? जोधपुर आएगा। ठीक है, और सबसे छोटे संभाग की अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा, जिसमें कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा? बांसवाड़ा। तो ये जिलों से संबंधित एक सामान्य जानकारी जो सजेस्ट के माध्यम से अपने को प्राप्त हुई। आप अगर डिटेल्स में इसको पढ़ना चाहते हो तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप हमारे वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है वहां से आप देख सकते हैं। पूरे डिटेल में 40 मिनट में सारे जिलों की अपडेटेड जो चीजें हैं वो
डिस्कस की गई है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है स्वतंत्रता सेनानियों की याद ताजा करता स्वतंत्रता सेनानी कक्ष। ये बस ये याद रखना है कि ये कहाँ बनाया गया, स्वतंत्रता सेनानी कक्ष जो है वो कहाँ बनाया गया, तो ये जयपुर में बनाया गया, जयपुर में बनाया गया है स्वतंत्रता सेनानी कक्ष। डिटेल में देखते हैं कि जो जयपुर का जो सूचना केंद्र है, इंफॉर्मेशन सेंटर है जयपुर में, वहां पे बनाया गया है। 14 दिसंबर 2002 को इसका क्या गया था, उद्घाटन किया गया था। और ये जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों और उनकी जीवन गाथा का वर्णन वहां पे अलग अलग भी जो सभी स्वतंत्रता सेनानी है उनकी मूर्तियां लगाई गई है, और साथ ही साथ उनके ऊपर क्या लिखा गया, उनकी जीवन गाथा कि उनका क्या योगदान था, उनका राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, ये चीज जो है वो उसमें लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं। राजस्थान के और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, और उस आंदोलन में कौन कौन सी महिलाएं महत्वपूर्ण थी उनकी हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लक्ष्मीबाई की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और ह्यूरोज नामक, सब जानते हैं ह्यूरोज नामक जो अंग्रेज सैनिक था उसके साथ इसने लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया था और वीर गति प्राप्त की थी। ठीक है, उसके बाद में कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो आजाद हिंद फौज जो है, आजाद हिंद फौज जो है सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज है, उसका ये हिस्सा रही। देखिए इसी तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी महिला स्वतंत्रता सेनानी आजाद हिंद फौज का हिस्सा रही, तो आजाद हिंद फौज का हिस्सा कौन रही, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। ठीक है, मैडम बीकाजी कामा, सबसे मोस्ट आप इसको रखना क्योंकि पिछली बार आरएस में मेंस में जो पूछा गया था वो अरुणा आसफ अली का पूछा गया था। पिछली बार किसका पूछा था, अरुणा आसफ अली। इन्होंने उषा मेहता के साथ मिलकर एक गुप्त रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। तो यहाँ मैडम बीकाजी कामा को याद रखना महत्वपूर्ण है, इसलिए है क्योंकि 22 अगस्त 1907 को, ये तारीख याद रखें, 22 अगस्त 1907 को स्टटगार्ट जर्मनी में एक जगह है जहां पे इन्होंने भारत का झंडा फहराया था, और ये झंडा फहराने वाली पहली महिला थी, ध्वज आरोहण करने वाली प्रथम महिला थी मैडम बीकाजी कामा। ठीक है, इनको कहते हैं मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहते हैं मैडम बीकाजी रुस्तम कामा, इसका पूरा नाम था। उषा मेहता के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन में शरीक हुई, और 8 वर्ष की आयु में, सबसे मेन चीज है कि मात्र 8 साल की उम्र में इन्होंने जो है तो राष्ट्रीय आंदोलन में अपना साथ दिया। साइमन की कमीशन जो 1927 में आया था उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, और 14 अगस्त 1942 को गुप्त कांग्रेस रेडियो स्टेशन की स्थापना, गुप्त कांग्रेस रेडियो स्टेशन की स्थापना की, जिसमें अरुणा आसफ अली का भी योगदान था। 1942 के जब आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंदर क्या हुआ कि सभी जो चोटी के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो महिलाएं थी इन्होंने गुप्त कांग्रेस रेडियो स्टेशन की स्थापना की, उषा मेहता और अरुणा आसफ अली ने 14 अगस्त 1942 को। और इन्होंने क्या किया कि उस रेडियो के माध्यम से जनता के अंदर अपने आंदोलन को जीवित रखने के लिए प्रचार प्रसार किए। तो यहाँ उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। 8 साल की उम्र में ही ये आंदोलन में शरीक हो गई थी, और साइमन खिलाफ कमीशन जो 1927 में आया था तो उसके खिलाफ भी इन्होंने मोर्चा खोला था। इसके बाद में नाम आता है दुर्गावती देवी। दुर्गावती देवी ये भगवती चरण बोरा की जो क्रांतिकारी थे उनसे इन्होंने शादी की थी। दुर्गावती देवी ने किससे शादी की थी, भगवती चरण बोरा से। अब आपको भगवती चरण बोरा की एक किताब का नाम याद रखना है, फिलोसफी ऑफ बम। बम्ब का दर्शन शास्त्र जो है वो भगवती चरण बोरा ने लिखा था। और सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है कि दुर्गावती देवी एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने बम फैक्ट्री का संचालन किया था, बम बनाने की फैक्ट्री का संचालन किया। और भगत सिंह जो इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी 1928 में, उनको इन्होंने मदद की भेष बदल के वहां से निकलने में। भगत सिंह को भेष बदलने के, सैंडर्स की हत्या के बाद में भेष बदल के निकलने में मदद करने वाली महिला कौन थी, दुर्गावती देवी थी। ठीक है, 1928 में भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करी थी, तो उसमें इन्होंने उनकी वहां से निकलने में मदद करी थी। ये भगवती चरण बोरा की पत्नी थी, और स्वयं उन्होंने बम फैक्ट्री का संचालन किया था। भगवती चरण बोरा ने एक पुस्तक लिखी थी फिलोसफी ऑफ बम। ठीक है,
फिर उसके बाद में कल्पना दत्ता। 1931 में जो सूर्य सेन थे उन्होंने रिपब्लिकन इंडियन आर्मी की स्थापना की थी। रिपब्लिकन इंडियन आर्मी की स्थापना की थी 1931 में, जब अपना ये चल रहा था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन से आंदोलन के तहत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो कल्पना दत्ता थी वो उस समय इस IRA की, इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है उसकी सदस्य रही थी। अगला हम चलते हैं सैनिक कल्याण की। राजस्थान सरकार ने सैनिक कल्याण के लिए जो नवीनतम जो योजनाएं राजस्थान सरकार की हैं वो कौन कौन सी है, उन पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, कारगिल पैकेज में देय राशि को 25 से बढ़ाकर 50 लाख कर दिए। 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ था, उस पुलवामा अटैक में जो शहीद हो गए थे, उसके बाद में सरकार ने जो है वो कारगिल पैकेज में जो राशि है वो पहले 25 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया? 50 लाख रुपए कर दिया, यानी राशि को डबल कर दिया है। इसके साथ साथ जो वीरांगना माता पिता, शहीदों के जो माता पिता हैं उनके लिए सम्मान भत्ता सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि 1 अप्रैल 1999 से पूर्व जो शहीद हुए हैं उनको 1500 रुपए प्रतिमाह मिलते थे। कितने मिलते थे? 1500। अब उस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया? 5000 प्रतिमाह कर दिया। वीरांगना जो माता पिता है, शहीदों के जो माता पिता है, उनको सम्मान भत्ता दिया जाता है। तो 1 अप्रैल 1999 से पूर्व के जो शहीद है उनके माता पिताओं को दिया जाता है, तो उनको 1500 रुपए दिए जाते थे पहले, अब उस राशि को कितना कर दिया? 5000 कर दिया। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध की में जो भाग लिया था उन्होंने, उनको पेंशन दी जाती है, वो 4000 रुपए दी जाती थी, अब उस पेंशन को कितना कर दिया? 10,000 कर दिया। देखिए बढ़ी हुई राशि अपने को याद रखनी है, पहले वाली नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे कारगिल पैकेज में 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, अप्रैल 1999 से पूर्व जो शहीद हुए हैं उनके माता पिता को 5000 रुपए, युद्ध पे द्वितीय वर्ल्ड वार के जो पेंशनर्स हैं उनको 10,000 रुपए। ठीक है। इसके साथ साथ जो शहीद होते हैं उनको सरकार जो है वो 25 बीघा जमीन देती है। 1 अगस्त 2019 से इन्होंने क्या किया कि या तो 25 बीघा जमीन ले लो या फिर 25 लाख रुपए ले लो, दोनों में से जो इच्छा हो वो ले सकते हैं। पहले ही जो 25 लाख की राशि थी वो सिर्फ 4 लाख थी, या तो 25 बीघा जमीन दी जाती थी या फिर 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन अब उस राशि को बढ़ा के कितना कर दिया? 25 लाख कर दिया कि यदि कोई शहीद हो जाता है तो उसे या तो 25 बीघा जमीन मिल जाती है या फिर 25 लाख रुपए वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ सैनिकों को जो है नौकरी में 5% अंकों की छूट दी गई है और 10 साल आयु की भी इनको क्या दी गई है? छूट दी गई है। शहीदों के माता पिता जो होते हैं उनके लिए एक FD करवाई जाती है, सावधि जमा करवाई जाती है, FD करवाई जाती है, जो 3 लाख रुपए की करवाई जाती थी, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 5 लाख रुपए कर दिया। तो ये कुछ पैकेज जो है वो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, इसमें इन्होंने चेंज किया है। इसको आप एक बार अच्छी तरह से देखें कि किसमें क्या क्या बढ़ोतरी की गई है। FD ने 3 लाख से बढ़ा के कितनी कर दी? 5 लाख कर दी। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है सैनिक कल्याण में पारितोषिक। कि कुछ विशिष्ट मेडल होते हैं उनके तहत सरकार के द्वारा पारितोषिक के तहत रुपए दिए जाते हैं, वो कितने हैं वो याद रखने हैं। देखिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल में दिए जाते हैं कितने? 2 लाख रुपए। अति विशिष्ट सेवा मेडल उसमें दिए जाते हैं 1 लाख रुपए। विशिष्ट सेवा में 75,000, सेना मेडल में 50,000 और एक होता है मेंशन इन डिस्पैच, मेंशन इन डिस्पैच, इसके तहत दिए जाते हैं 25,000। चारों आपको याद रखने हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल इसके तहत दिए जाते हैं कितने? 2 लाख रुपए। फिर अति विशिष्ट इसके तहत दिया जाता है 1 लाख। फिर उससे छोटा है विशिष्ट तो उसके साथ 75,000। फिर उससे छोटा है सेना मेडल तो उसके साथ 50,000 और उसके बाद में होता है मेंशन इन डिस्पैच, तो इसके तहत कितने दिए जाते हैं? 25,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। ये राशि एक बार आप याद रखें, सीक्वेंस टाइप याद रखें तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है बहुत ही मोस्ट चीज है अपना 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन पहली बार राजस्थान में पहली बार हुआ। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है। और ये कहां पे हुआ? उदयपुर में हुआ। जगह का नाम याद रखें। 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन जो है जो किसका हुआ? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत राजस्थान में पहली बार हुआ है और उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। ये CPA का जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CPA, ठीक है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री अलायंस, ठीक है, तो उसका 9वां था और ये
21 से 22 अगस्त 2023 को कहां पे आयोजित हुआ? उदयपुर में हुआ। इसका आयोजन कहां पे हुआ? उदयपुर में हुआ। अब अगर हम सीपीए की स्थापना की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 1948 में आया था। इसका वर्तमान स्वरूप जो है कब आया था? 1948 में आया था। वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है 180 विधानमंडल जो है इसके सदस्य हैं। ये याद रखनी है कि सीपीए का अभी आयोजन हुआ। दो चीजें मोस्ट है, एक कहां पे हुआ? तो उदयपुर में हुआ। दूसरा, इसके सदस्य कितने हैं? तो इसके सदस्य 180 विधानमंडल इसके वर्तमान में सदस्य हैं और इसको भौगोलिक दृष्टि से 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी मोस्ट चीज है, भौगोलिक दृष्टि से 9 क्षेत्रों में इसको डिपार्ट किया गया है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो किसने की? हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो राजस्थान के कोटा क्षेत्र से हैं, नाम है ओम बिरला जी ने। ठीक है, तो इन्होंने इनकी क्या की? अध्यक्षता। तो ये था सीपीए का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन जो राजस्थान में पहली बार आयोजित हुआ है। अगले में हम चलते हैं। अगला है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा माध्यम। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की। सबसे पहले आपको थीम याद रखनी है। आपको हर जगह मिल रहा है क्या नहीं है, लेकिन ये थीम कहीं नहीं मिलेगी, नॉलेज इज पावर। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की जो थीम है वो क्या है? ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो आपको थीम याद रखनी है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की ज्ञान ही शक्ति है। 10 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई और कहां से की गई? बिड़ला सभागार जयपुर से। बिड़ला सभागार जयपुर से मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो सीएम साहब के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके साथ साथ एक 10 अगस्त को इन्होंने एक डिजिटल सखी हैंडलूम भी जो बुक है वो जारी की। सिको डिजिटल सिखाओ डिजिटल के नाम से इन्होंने एक बुक जारी की या हैंडबुक कह सकते हैं। अब आपको देखना है कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में क्या क्या है। तो 1.35 करोड़ लोगों को, और कौन से? चिरंजीवी परिवारों को, 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को ये फोन मिलेगा। 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी उसमें फ्री होगी। और मेन जो चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि इसी तरह से चीज पूछी जाएगी, सबको पता है मोबाइल मिल रहा है, किस किस को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ये सब बातें जाना है। लेकिन दो चीजें यहाँ पे मोस्ट है, एक ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। ठीक है, और दूसरा 6800 रुपए। ये जो सरकार मोबाइल दे रही है, ये क्या कर रही है कि सरकार ने एक जनाधार वॉलेट बनाया। जैसे अपना फोन पे होता है उस तरह से एक जनाधार वॉलेट बनाया है और इस जनाधार वॉलेट में सरकार कितने रुपए ट्रांसफर कर रही है? 6800 रुपए ट्रांसफर कर रही है। 6800 रुपए क्या कर रही है? ट्रांसफर कर रही है। इस 6800 रुपए में 675 रुपए तो एक है और पीछे कितने बच गए? 6125 रुपए एक है। अब आपको यहाँ दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये 675 रुपए जो है ना, ये 675 रुपए तो सरकार दे रही है कि 9 माह तक उसमें क्या किया जाएगा? रिचार्ज किया जाएगा, रिचार्ज के लिए दे रही है। और 6125 रुपए जो दे रही है वो क्या है? मोबाइल की कीमत, मोबाइल की कीमत। बस ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे यही जो है वो फंसाने वाली चीज है कि जनाधार वॉलेट में सरकार के द्वारा 6800 रुपए डाले जाते हैं। अब उसमें से दो पार्ट में टोटल ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने डाले जाते हैं, तो 6800 रुपए बात खत्म होगी। लेकिन अगर ये डाला जाता है, ये प्रश्न आता है कि सरकार के द्वारा मोबाइल की कीमत क्या है, तो वो 6125 रुपए है। ठीक है, 675 रुपए उसके अंदर किसके डाले जाते हैं? रिचार्ज के डाले जाते हैं। और 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके साथ है। ठीक है, प्रारंभ में 20 GB, जब स्टार्ट में आपको मोबाइल मिलेगा उस टाइम उसमें 20 GB डेटा जो है वो भी इंक्लूड होगा। अब उसमें पात्रता भी देख लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इसमें पात्र है। तो कक्षा 9 से 12 तक की वे छात्राएं जो सरकारी संस्थानों में, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। उच्च शिक्षण संस्थान, वो भी कौन से होना चाहिए? सरकारी, उनमें अध्ययनरत छात्राएं भी इसमें शामिल है। इसके अलावा विधवा एकल नारी, देखिए गर्ल्स जो 9 से लेकर ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत हैं और गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत हैं। और इसके साथ साथ जो विधवा महिलाएं हैं जिनको पेंशन प्राप्त हो रही है उनको मिलेगा। साथ साथ जिन्होंने नरेगा में 100 दिन पूरे कर दिए, कौन से साल में कर दिए? 2022-23 में। ठीक है, नरेगा में 2022-23 में 100 दिन पूरे कर दिए, उनको मिलेगा। अब देखिए शहरी लोग तो नरेगा में जाते नहीं, तो उनके लिए क्या होगा? तो इनके लिए IAUY, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चालू हुई थी, IAURY। ठीक है, तो इस योजना के अंदर जिन्होंने 50 दिन
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिन्होंने 2022-23 में कितने दिन किए हैं? 50 दिन। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, नरेगा के अंदर 100 दिन पूरे करने वाले ग्रामीण परिवार और IAURY के तहत जो है 50 दिन पूरे करने वाले परिवार इसके अंदर पात्रता रखते हैं। बस ये 4-5 कैटेगरी है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो ये है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, नॉलेज इज पावर। नेक्स्ट में हम चलते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। कोई भूखा नहीं सोए, ये संकल्प किसका था? कोई भूखा नहीं सोए, ये किसके लिए था? इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना के लिए था। तो ये कह रहे हैं भाई इस योजना के माध्यम से जो है वो ये संकल्प साकार हो रहा है। अब इसके अंदर देखते हैं हम क्या है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत कब हुई? तो फोन वाले की तो हुई थी 10 अगस्त को और इसकी हुई कितने अगस्त को? 15 अगस्त को। मोस्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई, कब हुई? तो 15 अगस्त को हुई। अब इसके अंतर्गत टोटल कितने परिवार है? ये जो डेटा आपको सिर्फ कहां मिलेगा? सुजस में मिलेगा कि 1 करोड़ 4 लाख परिवार जो है इनको ये फायदा दिया जाएगा। 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का फायदा दिया जाएगा। अब इसकी पात्रता की अगर हम बात करें, तो देखिए सबसे पहले तो NFSA फैमिली है, NFSA फैमिली जिनको गेहूं मिलता है, जिनको राशन मिलता है, उनको दिया जाएगा। और अब सरकार ने एक नई कैटेगरी और जोड़ दी, कोविड-19 अनुग्रह राशि। कोविड-19 अनुग्रह राशि। अब कोविड-19 अनुग्रह राशि क्या थी कि जब कोविड-19 के समय जो है कुछ परिवारों को 2 बार में 3300 प्लस 2000 5300 रुपए मिले थे। तो इन लोगों को जो पैसे मिले थे ना, ये लगभग 33 लाख परिवार है। टोटल कितने परिवार थे? कोविड अनुग्रह के तहत याद रखना है, कोविड अनुग्रह के तहत कोविड-19 अनुग्रह राशि के तहत फूड पैकेट योजना में कितने लाख परिवारों को फायदा मिलेगा? तो वो 33 लाख परिवार है। तो टोटल जो है वो तो हो गया 1 करोड़ 4 लाख। तो उसमें से 33 लाख कौन से हो गए? कोविड वाले हो गए। तो NFSA प्लस कोविड, इन दोनों को जो है वो इसके तहत फायदा मिलेगा। अब ये सरकार के ऊपर कितना बार आएगा? तो 4500 करोड़ रुपए। इस योजना में प्रति वर्ष 4500 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। क्या क्या मिलेगा? 1 किलो चना दाल, 1 किलो सोयाबीन का तेल और 1 किलोग्राम नमक। इसके साथ मसालों में 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम धनिया और 50 ग्राम हल्दी मिलेगी। और एक पैकेट की जो कीमत है वो 370 रुपए है, ये भी ध्यान रखनी है। ये सरकार जो है ना वो एक पैकेट की कितनी कीमत दे रही है? 370 रुपए सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, याद रखना है। प्रार्थी को तो ये निःशुल्क है, व्यक्ति को तो ये क्या है? निःशुल्क है, 1 रुपया नहीं लगेगा। लेकिन सरकार जो है वो एक पैकेट के कितने रुपए देगी? 370 रुपए देगी। और इसलिए टोटल खर्चा एक साल का कितना आएगा? 4500 करोड़ रुपए आएगा। 1 करोड़ 4 लाख परिवार, जिनमें से 33 लाख परिवार जो है वो कौन से है? कोविड-19 के तहत अनुग्रह राशि वाले परिवार है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है विधायक आवास परियोजना। देखिए जयपुर में विधायकों के निवास के लिए एक योजना बनाई गई है, एक परियोजना बनाई गई है, उसका नाम है विधायक आवास परियोजना। 12 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। 12 अगस्त 2023 को CM साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसके अंदर 444 करोड़ रुपए लगे हैं, 160 फ्लैट्स बनाए गए, कोई विशेष बात नहीं है। 23 महीने में इसका काम पूरा गया और 6 मंजिला है, 3200 वर्ग स्क्वायर फीट में है, इतना कोई विशेष नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि योजना कहाँ की गई? तो जयपुर में बनाई गई। अब मेन चीज आती है सखी सम्मेलन। सखी सम्मेलन, तो सखी सम्मेलन पे हम बात करेंगे। देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजीविका के माध्यम से महिलाओं की आय बढ़ाने में अपना प्रयास किया जा रहा है और उसी कदम में एक ये सखी सम्मेलन है। तो इसके माध्यम से महिलाओं को समूह बनाकर समूह के द्वारा जो है वो फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो देखते हैं क्या क्या है सखी सम्मेलन में। सखी सम्मेलन, सबसे पहले राजीविका की अगर हम बात करें तो 2010 में तभी खुद गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उसी समय उन्होंने अजमेर से इसकी क्या करी थी? शुरुआत करी थी। किसकी? राजीविका की क्या शुरुआत 2010 में करी थी? कहां से की गई थी? अजमेर से की गई थी, याद रखना है। सखी सम्मेलन की बात हम करें तो इसका आयोजन JECC जयपुर, सीतापुरा जयपुर के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ। और राजस्थान में अगर हम देखें तो 3.60 लाख समूह बने हुए, राजीविका द्वारा 3.60 लाख समूह बनाए गए हैं। इन 3.60 लाख समूह में लगभग 43 लाख महिलाएं जो है वो कार्य कर रही है। 3.60 लाख समूह में 43 लाख महिलाएं कार्य कर रही है, ये डेटा थोड़ा सा याद रखना। और इन महिलाओं को जो है वो 4774 करोड़ रुपए के ऋण अब तक दिए गए हैं।
ये 3 चीजें अपने को ध्यान रखनी है कि राजीविका की स्थापना 2010 में खुद जब सीएम अशोक गहलोत थे उस टाइम हुई थी। अभी जो सखी सम्मेलन हुआ वो जयपुर में हुआ, राजीविका के माध्यम से करवाया गया। प्रदेश में लगभग 3.60 लाख समूह हैं जिनसे 43 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है और 4774 करोड़ रुपए के उनके ऋण दिए गए हैं। अब योजनाओं का अभी यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस दिन जो है ना, यानी जब ये सखी सम्मेलन आयोजन किया गया उसमें कुछ योजनाओं की शुरू की गई। एक समर्थ सखी, पहली योजना कौन सी थी? समर्थ सखी। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कि महिलाएं जो है अपने आप में सशक्त रहें और जो घर की आमदनी है ना उसके अंदर अपना हिस्सेदारी निभाए। इसके अलावा इंदिरा रसोई ग्रामीण, सरकार ने बजट 2023-24 के अंदर ये कहा था कि शहरी जो तर्ज है ना उसी तरह पर 1000 इंदिरा रसोइयों का भी संचालन किया जाएगा। तो सरकार ने क्या किया कि सखी सम्मेलन के दौरान ये कहा कि ये जो 1000 इंदिरा रसोई है इनका प्रबंधन, इनको सारने संभालने इनकी जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई? ये राजीविका के माध्यम से जो समूह बने हुए हैं उन समूह को दी गई। तो महिला समूह जो है वो इंदिरा रसोई योजना जो कितनी रसोइयां बनाएंगे 1000 उनको करेंगे, संचालित करेंगे, उनका प्रबंधन इनको राजीविका के दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा एकीकृत खेती क्लस्टर योजना, इसमें कि जो महिला किसान है उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा राजीविका के माध्यम से। और इसके अलावा डिजिटल सखी, चरणबद्ध रूप से डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी एक एक करके जो है सभी महिलाओं को जो समूह से जुड़ी हुई है उनको डिजिटली प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपने काम को जो है वो डिजिटल रूप से कर सके। ठीक है। तो ये समर्थ सखी, इंदिरा रसोई, एकीकृत खेती क्लस्टर और डिजिटल सखी, ये 4 योजनाएं जो है वो इस कार्यक्रम के दौरान शुरुआत की गई। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ घोषणाएं किया है कि जो राजीविका कैडर महिलाएं हैं उनके मानदेय में 15% की वृद्धि की जाएगी और 1000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। किसको? इन समूह को जो कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में होंगे। 1000 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे जो कृषि और गैर कृषि दोनों क्षेत्रों में होंगे। और स्कूटी खरीदने के लिए, देखिए महिलाएं जो है, समूह की महिलाओं को आना जाना पड़ता है, तो स्कूटी खरीदने के लिए 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, यानी स्कूटी वो खरीद सकती है, उन पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। और 1000 इंदिरा रसोई जो मैंने आपसे बात कर दी, इनका प्रबंधन जो है वो किसके माध्यम से किया जाएगा? राजीविका के माध्यम से किया जाएगा। बजट 2023-24 में इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना। क्षेत्रीय जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लोक कलाकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोक कलाओं को संयोजते हैं, तो उनके उत्थान के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। सबसे पहले शुरुआत देखते हैं तो 11 अगस्त 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 2 लाभ दिए जाएंगे। एक तो देखिए 5000 रुपए दिए जाएंगे इनको, किस चीज के लिए? अपने वाद्य यंत्र खरीदने के लिए। और एक क्या किया जाएगा कि हर वर्ष जो सरकारी कार्यक्रम है उनमें 100 दिन के लिए उनको रोजगार दिया जाएगा, कि जो लोक कलाकार है, जो स्थानीय कलाकार है, उनको सरकारी कार्यक्रमों में बुलाया जाएगा, 100 दिन के लिए उनको रोजगार दिया जाएगा। साथ ही इनकी इस रोजगार में जो मानदेय प्राप्त होता है उस मानदेय में, जो सरकारी मानदेय है उसके अंदर 25% बढ़ोतरी का भी प्रावधान किया गया। तो 3 चीजें याद रखें। कब शुरुआत हुई? तो 11 अगस्त को। वाद्य खरीदने के लिए 5000 रुपए, गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है उनमें 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा इन लोक कलाकारों का। ठीक है। उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी स्कीम आती है डायल फ्यूचर। सबसे पहले तो ध्यान रखें ये जो स्कीम है वो कौन से विभाग की है? तो शिक्षा विभाग की है। कई बार विभाग भी पूछ लिया जाता है। शिक्षा विभाग की स्कीम है डायल फ्यूचर। अब देखिए क्या है डायल फ्यूचर में, क्या है कि जो सीनियर सेकेंडरी जैसे 10वीं पास करते हैं, 10th उत्तीर्ण करने के बाद में बच्चों के पास ये पता नहीं होता कि उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना है, आगे कौन से सब्जेक्ट में क्या फ्यूचर है, इस तरह की कोई जानकारी उसके पास नहीं होती। तो बस यही जानकारी उपलब्ध करवानी है आपको। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है उसमें कक्षा 10 के जो उत्तीर्ण छात्र हैं उन छात्रों के कैरियर मार्गदर्शन के लिए, किस चीज के लिए? कैरियर मार्गदर्शन के लिए जो है वो इसकी शुरुआत की गई। उन छात्रों के कैरियर मार्गदर्शन के लिए डायल फ्यूचर का काम किया गया है। अब ये कब चला? 28 जुलाई को स्टार्ट किया गया और 15 जुलाई तक, यानी नवीन एडमिशन के समय की बात है कि 28 जून से लेकर 15 जुलाई तक जो है वो ये कार्यक्रम चलाया गया। इसमें क्या किया गया? बच्चों को जो है वो कैरियर मार्गदर्शन किया गया। जो लोग जो 10th पास स्टूडेंट थे उनके लिए विशेषज्ञ बैठाए गए और 87,057 विद्यार्थियों का क्या किया गया? काउंसलिंग की गई। उनको ये बताया गया कि किस सेक्टर में क्या प्लेसमेंट है, कहाँ पे क्या है, आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो
11वीं में उन्हें क्या चुनना है, आगे उनके करियर में क्या हो सकता है, उन सारी चीजों से संबंधित काउंसलिंग की गई। इसके साथ साथ RSCERT उदयपुर जो है उसमें अंदर एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई। ये तो देखिए, ये तो टाइम बाउंड प्रोग्राम था, 28 जून से 15 जुलाई तक स्कूलों में चला। और कहाँ पे चला, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में, क्योंकि 10वीं पास करने के बाद में बच्चे कहाँ जाएंगे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में चला। लेकिन RSCERT उदयपुर में एक परमानेंट स्थायी हेल्पलाइन शुरू की गई कि यदि कोई बच्चा इस काउंसलिंग से पीछे रह गया, 87,057 विद्यार्थियों की उन्होंने काउंसलिंग कर दी, लेकिन हो सकता है फिर भी कोई बच्चा पीछे रह गया हो, तो उस बच्चे को की काउंसलिंग करने के लिए जो है वो एक RSCERT उदयपुर के अंदर जो है वो हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, अपना राजस्थान सरकार ने कुछ एक्ट पास किए हैं गिग वर्कर्स कल्याण के लिए। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023। सबसे पहले आपको ये देखना है ये गिग वर्कर्स होते क्या है। गिग वर्कर्स में आप पहचान गए होंगे, जैसे जोमेटो है, अमेजन है, ओला है, उबर है। इसमें जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो जिनकी कोई स्थायी सर्विस नहीं होती, वो ट्रांजैक्शन बेस्ड जो होता है, ट्रांजैक्शन बेस्ड नौकरी होती है, जितना काम उतना दाम उनको मिलता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के कल्याण के लिए सरकार के पास अभी तक कोई स्कीम नहीं थी। पहली बार ये एक्ट लाया गया, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार विधेयक 2023। ठीक है, तो इस बजट 2023 में इसकी 23-24 में इसकी घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा। 24 जुलाई 2023 को ये पारित हुआ। अब इसमें क्या क्या होगा, देखिए सबसे पहले मोस्ट चीज आपको याद रखनी है कि इसमें एक गिग कर्मकार बोर्ड बनाया जाएगा, गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। इस कल्याण बोर्ड का काम क्या होगा, ये पंजीकरण करेगा किसका, कि कौन कौन लोग जो है वो गिग इकोनॉमिक तहत गिग के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन करेगा एक तो ये बोर्ड। उसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की मॉनिटरिंग, तो सरकार के द्वारा जब रजिस्ट्रेशन के बाद उनको जो योजनाएं उनके लिए लागू की जाएंगी, तो उन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी ये गिग कर्मकार बोर्ड करेगा। इसके साथ साथ ये सरकार को सिफारिश करेगा कि इन लोगों की सुविधा के लिए, इनके सामाजिक कल्याण के लिए सरकार को क्या क्या योजनाएं लागू करनी चाहिए। और अगर इनकी किसी प्रकार की कोई शिकायत है कि अभी गिग कर्मकार लगे हुए हैं किसी कंपनी में और उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो किसी से शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी शिकायत का निवारण भी ये बोर्ड करेगा। इसके साथ साथ ये जो एक्ट लागू किया गया है, इस एक्ट के तहत ये जो एक्ट लागू किया गया है, उस एक्ट का जो टाइम बाउंड जो क्रियान्वयन है उसके लिए भी ये बोर्ड उत्तरदायी होगा। तो ये 4 काम इसके होंगे, एक पंजीकरण करेगा, एक सामाजिक सुरक्षा की मॉनिटरिंग करेगा, एक सरकार को सिफारिश करेगा, एक शिकायत निवारण करेगा, और एक अधिनियम के प्रावधानों का समयबद्ध क्रियान्वयन ये काम करेगा। सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है कि 60 दिन के अंदर जो है ना वर्कर्स का डेटाबेस जो है वो तैयार किया जाएगा। 60 दिन के अंदर, जैसे एक्ट लागू हुआ 24 जुलाई 2023 को लागू हुआ, ठीक है, तो 24 जुलाई 2023 से लेकर 60 दिन के अंदर जो वर्कर्स है उनका डेटाबेस लागू किया जाएगा। ये तो एक बना गिग कर्मकार कल्याण बोर्ड। इसके साथ साथ एक गिग कर्मकार कल्याण निधि भी बनाई गई है, 200 करोड़ रुपए की मैंने अभी बात की थी। आप ये ध्यान रखें कि कितने रुपए की बनाई गई है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा कि ये जो समूह है इसकी सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लागू करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगला है राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान सरकार में राजस्थान में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कि जो मृत शरीर है उसको रख के जो है वो सरकार के सामने प्रदर्शन किए जाते हैं। तो एक तरह से एक जो शरीर है, जो मृत शरीर है, उसका हम कह सकते हैं अपमान जो है हो सकता है इस तरह से। तो सरकार ने एक नियम बनाया है कि अब कोई भी व्यक्ति जो है वो मृत शरीर को रख के अपनी मांग बनवाने के लिए वो किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर पाएगा। तो ये राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023, यानी जो मृत शरीर है उसको ससम्मान अंत्येष्टि का अधिकार है, इसलिए उसका ससम्मान अंत्येष्टि की जाए, इस तरह की घटनाएं नहीं की जाए। तो जो 20 जुलाई को ये पारित हुआ, इसमें क्या क्या प्रावधान है वो प्रावधान याद रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आ सकता है। इसकी संभावना है RSP में विशेष तौर से कि लावारिस समूह की जेनेटिक प्रोफाइलिंग के रखे जाएगा। सबसे मेन चीज ये ध्यान रखें कि इनकी जेनेटिकल प्रोफाइलिंग की जाएगी ताकि फ्यूचर में अगर कोई आदमी ये देखता है तो उनकी पहचान की जा सके, उन जेनेटिक कोड के माध्यम से कि कौन कौन से शव जो है वो दफनाया गया, तो उनकी कोडिंग की जाएगी। इसमें जो सजा है वो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। ये याद रखना है
कि जेनेटिक कोडिंग की जाएगी। सजा का प्रोविजन देखें तो 6 माह से 5 है। तो कौन कौन सी है? यदि कोई परिजन जो है वो शव लेने से मना करता है तो उसके लिए 1 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर परिजन के द्वारा शव रखकर धरना प्रदर्शन किया जाता है तो 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगर परिजन के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, राजनीति से ओतप्रोत यदि कोई व्यक्ति आगे इस तरह का काम करता है तो उसके लिए 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ध्यान रखना है, टोटल 6 से शुरू हो गया, अधिकतम 5 वर्ष, 6 से शुरू हो गए, 6 माह से शुरू हो गए, 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई शव का अंतिम संस्कार नहीं करता है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होगा उसको 24 घंटे के अंदर शव का अंतिम संस्कार करने की शक्ति होगी। अगर मान लीजिए परिवारजन नहीं कर रहे हैं तो फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो 24 घंटे के अंदर इसका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। और अगर परिवारजन अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं तो लोक प्राधिकारी वही कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो है वो इसका अंतिम संस्कार करने के लिए एंटाइटल्ड होगा। आपको यहाँ मेन चीज याद रखनी है, आश्रय अधिकार अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, आश्रय अधिकार अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो वाद है ना, ये एक सुप्रीम कोर्ट का वाद है। इसके तहत से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मृत शरीर है उसको सह सम्मान अंत्येष्टि का अधिकार है, उसका अनादर नहीं किया जाए। ठीक है, उसका जो अंतिम संस्कार है वो सह सम्मान किया जाए। इस एक्ट, इसका नाम ध्यान रखें, आश्रय अधिकार अभियान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये एक्ट, ये जो वाद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस एक्ट के आने के बाद। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य का वाचन। देखिए 15 अगस्त 2023 को सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो वो रिकॉर्ड क्या था कि सभी सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी जो विद्यालय थे उनमें उन्होंने संविधान की उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना और जो मूल कर्तव्य है उनका वाचन करवाया। इसके साथ साथ सरकार ने और भी रिकॉर्ड बनाया। उन रिकॉर्डों को संक्षिप्त में हम देखेंगे कि सभी सरकारी, और सबसे पहले 15 अगस्त वाले को देखते हैं। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में 15 मिनट के लिए संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य का क्या करवाया गया, वाचन करवाया गया, जिसमें 78,422 स्कूलों ने भाग लिया। 78,422 स्कूलों ने भाग लिया। इस तरह से ये एक क्या बन गया, ये एक रिकॉर्ड बना। इसके साथ साथ अगर हम पहले के रिकॉर्डों की बात बने तो राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम जुलाई 2022 में जो है वो सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था। इसमें इन्होंने क्या किया था कि कोरोना के कारण जो लर्निंग लॉस हुआ था बच्चों को, उन कोरोना के कारण जो बच्चों को लर्निंग लॉस हुआ था उस लॉस की पूर्ति करने के लिए ये एक तरह से ब्रिज कोर्स था। और इस ब्रिज कोर्स में इन्होंने जो कक्षा 3 से लेकर जो 8 तक के बच्चे हैं, 3 से 8 तक के बच्चों को 65,000 बच्चों के 65,000 स्कूलों के जो 45,000 बच्चे हैं उन बच्चों की 1.35 करोड़ पुस्तिकाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जांच की। रिकॉर्ड किस चीज का बना कि ये जो ब्रिज कोर्स हुआ, इस ब्रिज कोर्स में 1.35 करोड़ पुस्तिकाएं जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जांच की गई और ये इस तरह से एक रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा आजादी के अमृत महोत्सव यानी 12 अगस्त जो 2022 था उसमें 10:15 बजे से लेकर 10:40 तक जो है कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों ने 5 देशभक्ति गीत गाए थे। 5 देशभक्ति गीत गाए थे। 1,12,00,000 विद्यार्थी इसमें शामिल हुए और इस तरह से सरकार के द्वारा एक और रिकॉर्ड ये बनाया गया। इसके अलावा अगर हम अन्य रिकॉर्ड की बात करें तो 2022 में सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। 2 अक्टूबर 2022 को सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, तो भी 2 अक्टूबर 2022 को। और इसमें 1,47,00,000 विद्यार्थियों ने जो है इसमें अपनी भागीदारी निभाई और इस तरह से एक रिकॉर्ड बना। चेंज इन स्कूल, चेंज इन स्कूल 19 नवंबर 2022 को ये कैंपेन शुरू किया गया था। इसमें जो स्कूल है उन स्कूलों में जो चेस है, ये चेस गेम बच्चों को खिलाया गया। शतरंज जिसको हम कहते हैं, शतरंज खिलाया गया। नो बैग डे यानी शनिवार के दिन ये लागू किया गया था और इस दिन 38,21,009 विद्यार्थियों ने जो एक साथ शतरंज खेला और इस तरह से एक रिकॉर्ड बना। 38,21,000 चेस इन स्कूल प्रोग्राम 19 नवंबर 2022 को शुरू हुआ और इस दिन जो है नो बैग डे पर 38,21,009 विद्यार्थी जो है उन्होंने ये गेम खेला, शतरंज एक साथ खेल के एक रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी हुई थी, 18वीं थी, 67 साल बाद हुई थी और रोड में हुई थी। 3 चीजें याद रखनी है। 4 से 10 जनवरी 2023 को हुई थी, 67वीं थी, 67 साल बाद हुई थी, 18वीं थी और रोड में हुई थी
राष्ट्रीय स्काउट कमेटी, इसमें एक रिकॉर्ड बना था कि यहाँ पे जो स्टेडियम बनाया गया था, वो टेम्पररी स्टेडियम का निर्माण बनाया गया, वो सबसे बड़ा था। तो ये भी अपने आप में क्या था, विश्व रिकॉर्ड था। इस तरह से 4-5 रिकॉर्ड जो सरकार के द्वारा बनाया गया, जिनको एक उन्होंने इंडिकेट किया। नेक्स्ट में हम चलते हैं कि BIP, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो है, उसकी बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष होते हैं कौन, सीएम इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो इस बैठक में सरकार को 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए, ये मोस्ट है, 7 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अब आपको इसमें ध्यान रखना है, टोटल 24,681 करोड़ के, टोटल कितने के, 24,681 करोड़ के। आप किसको कहाँ मिला ये याद रखना है। 7 प्रस्ताव मिले, नवीन प्रस्ताव, इसलिए ये याद रखना है। जैसे कमलेश मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड परियोजना, इसको मिला है पिंडवाड़ा सिरोही में, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ये बनाएगी गंगराट चित्तौड़ में। वारी एनर्जीज लिमिटेड, ये बनाएगी कांकाणी जोधपुर में। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये बनाएगी बाड़मेर में। टैक्सी ग्रुप ऑटो कंपोनेंट, ये भिवाड़ी निमराना में। कंदारी ग्लोबल बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड बूंदी में। और श्री सीमेंट का बनाएगी जैतारण ब्यावर में। तो ये 7 अलग अलग कंपनियां हैं, ये अलग अलग जगह पर निवेश करेंगी। आपको ये याद रखना है कि कौन सी कंपनी किस जगह निवेश करेगी, ठीक है। तो इस आधार पे जो है ये 7 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 2461 करोड़ के, टोटल 2461 करोड़ के ये पैकेज इसमें शामिल है। आगे है कोरोना अनाथ अनुकंपा नियुक्ति। देखिए कोरोना मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जो चालू हुई थी, उसके तहत सरकार ने अनेक प्रकार के प्रावधान किए थे। अब इसमें एक अपडेट सरकार ने किया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु कोरोना में हुई है और उसके बच्चे अनाथ हैं, तो उन अनाथ बच्चों को क्या दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। कौन से लेवल की दी जाएगी, पे मैट्रिक्स लेवल 9 तक की उनको नौकरी दी जाएगी। जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना में हुई है, कब हुई है, 31 मार्च 2023 से पूर्व। ये तारीख याद रखने, यहाँ ये मोस्ट है। पहले तो सरकार ने कोरोना में जो मृत्यु थी उसकी तारीख रखी थी 15 अक्टूबर 2022। पहले क्या तारीख रखी थी, 15 अक्टूबर 2022। अब इस तारीख को बढ़ा के कर दिया 31 मार्च 2023। तो ये दोनों तारीखें आपको याद रखनी है कि पहले जो अनाथ योजना में जो है कोरोना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना में जो तारीख थी वो 15 अक्टूबर 2022 थी मृत्यु की, जो अब कर दी है 31 मार्च 2023 की। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु 31 मार्च 2023 तक हुई है तो उसके अनाथ बच्चे जो हैं उनको मैट्रिक्स लेवल 9 की क्या दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी। और उसकी आयु जो है वो 18 साल से उस समय क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी जब वो अनाथ हुआ तब वो क्या था, नाबालिग था। और ये नौकरी कब दी जाएगी, ये तब दी जाएगी जब वो 18 साल का हो जाएगा, जब वो बालिग हो जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना है उसमें एक नवीनतम अपडेट है। अगला है राज्य युवा नीति। तो राज्य युवा नीति का ड्राफ्ट जो है वो सरकार को सौंपा गया। अब उस ड्राफ्ट में क्या क्या है, सबसे पहले हम ध्यान रखना कि युवा संकल्प के नाम से राज्य स्तरीय युवा पंचायत समारोह हुआ और उसका आयोजन कहाँ पे हुआ, जयपुर में हुआ। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है इसके अध्यक्ष है राज्य युवा बोर्ड में श्री सीताराम लांबा। उन्होंने राज्य युवा नीति का बोर्ड जो ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंपा। अब इसमें क्या है, आपको यहाँ मेन चीज ध्यान रखनी, UNFPA की तकनीकी सहायता से तैयार की गई है। ये मोस्ट चीज हो जाती है कि राज्य युवा नीति जो है वो इसके अध्यक्ष कौन है, सीताराम लांबा है, इन्होंने सौंपी। लेकिन किसकी सहायता से तैयार की गई, तो ये UNFPA की सहायता से इस तकनीकी सहायता से इसको तैयार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट में है कि ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में 2 चीजों का ध्यान रखा गया। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, किसका ध्यान रखा गया, सतत विकास लक्ष्य और मौलिक अधिकार, 2 चीजों का संरक्षण इसमें किया गया है। और 18 विशेष समूह को इसके अंदर शामिल किया गया है। ये जो ड्राफ्ट है इसके अंदर युवाओं के कितने विशेष समूह है, 18 विषय समूह है और 5 प्राथमिक विषय है। अब 5 प्राइमरी सेक्टर्स कौन कौन से हैं, पहला है शिक्षा, दूसरा है उद्यमिता एवं रोजगार, तीसरा स्वास्थ्य एवं खेल, चौथा है युवा नेतृत्व एवं विकास। तो ये 5 याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि युवा नीति का जो ड्राफ्ट है वो सीताराम लांबा जो युवा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्य स्तरीय युवा पंचायत जिसका नाम था युवा संकल्प, उसके अंदर पेश किया। UNFPA के तकनीकी सहायता से बनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मौलिक अधिकारों को संरक्षण किया गया है। 18 विशेष समूह इसके अंदर शामिल हैं और 5 प्राथमिक विषयों को इसमें शामिल किया गया। 5 प्राइमरी सेक्टर कौन कौन से हैं, शिक्षा, उद्यमिता एवं रोजगार, स्वास्थ्य एवं खेल और युवा नेतृत्व एवं विकास, ठीक है।
सामाजिक न्याय और जेंडर समानता की भी बात इसके अंतर्गत की गई है। तो ये युवा विकास नीति का ड्राफ्ट जो है वो अभी ड्राफ्ट सौंपा गया है, ठीक है। इसके बाद में आती है कालीबाई भील स्कूटी योजना। कालीबाई भील स्कूटी योजना, देखिए इसमें एक नवीन अपडेट है, उस नवीन अपडेट को हम बात करेंगे सिर्फ। तो ये क्या है कि आरबीएसई में 60% और सीबीएसई में 70%, आरबीएसई में 60% और सीबीएसई में 70% लाने वाली जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं जो एसबीसी वर्ग से नहीं है, एसबीसी वर्ग के लिए तो चलाई गई है देवनारायण स्कूटी छात्रा योजना, ठीक है। तो इनके अलावा जो है ना उन सबके लिए ये योजना थी कि आरबीएसई में 60% हो और सीबीएसई में 70% हो 10वीं क्लास में। तो जबकि देवनारायण जो स्कूटी छात्रा योजना है उसके अंदर 50% ही है। तो सरकार ने क्या किया कि अब वापस इसमें संशोधन किया है, और उसका संशोधन ये किया है कि जो घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो बच्चियां हैं, परिवार की जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको 50% कर दिया। आरबीएसई में भी 50% और इसमें भी 50%। और ये किसकी तर्ज पे किया गया? देवनारायण योजना की तर्ज पे, क्योंकि देवनारायण योजना में जो है वो एसबीसी की जो बच्चियां हैं, एसबीसी की जो लड़कियां हैं, उनके लिए 50% का प्रावधान है। तो सरकार ने कालीबाई भील स्कूटी योजना जो है उसके अंदर भी कर दिया। आपको याद रखना है कि देवनारायण और ये कालीबाई दोनों में मिलाकर सरकार ने इस बजट में 30,000 स्कूटी वितरण की घोषणा की। टोटल कितनी स्कूटी की घोषणा की है? 30,000 दोनों में, ठीक है। फिर स्काउट आवासीय विद्यालय, नए स्काउट आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। कहां पे? छोटी कुड़ी लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ कहां? सीकर में है। छोटी कुड़ी नामक जगह है जहां पे स्काउट आवासीय विद्यालय खोला गया नया, और ये राजस्थान का दूसरा आवासीय विद्यालय, राजस्थान का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय ये खोला गया। फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं विवेकानंद यूथ हॉस्टल। देखिए जिला मुख्यालयों पर 28 जिला मुख्यालयों पर ये खोले जाएंगे, क्योंकि 5 जिला मुख्यालयों पर पहले से ही ऑलरेडी विवेकानंद यूथ हॉस्टल है। 78.18 करोड़ रुपए की लागत है, 78.18 करोड़ रुपए की लागत से खोले जाएंगे। अब पहले कहाँ ये याद रखना है सिर्फ कि जयपुर में है, अजमेर में। आरपीएससी जाते हो तो आरपीएससी के जस्ट सामने बना हुआ है, जो भी बच्चे आरपीएससी में इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं वो वहां जरूर रुकते हैं। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ठीक है। ये 5 जगह ऐसी हैं जहां पहले से बने हैं। तो शेष बचे जो 28 जिले हैं वहां पे एक एक और बनाया जाएगा। ये बजट घोषणा जो 23-24 है उस बजट में इस चीज की घोषणा की गई थी, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलें तो अगला है पनोरमा। वर्तमान सरकार बहुत सारे पनोरमा बना रही है और निश्चित माने कि एक क्वेश्चन पनोरमा पे जरूर आने वाला है। तो याद रखना है बीकाजी सोलंकी का पनोरमा कहाँ बनाया जाएगा? देवसुरी पाली में। बीकाजी सोलंकी का पनोरमा देवसुरी पाली में बनाया जाएगा। ईश्वर दास जो संत थे उनका पनोरमा बनाया जाएगा जालिपा बाड़मेर, जालिपा बाड़मेर में बनाया जाएगा 3 करोड़ रुपए की लागत से। और राम स्नेही संप्रदाय के संतों का जो पनोरमा है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया जाएगा 4 करोड़ रुपए की लागत से, 4 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है। तो तीनों पनोरमा आप याद रखें, बीकाजी सोलंकी का देवसुरी पाली में, ईश्वर दास का जालिपा बाड़मेर में, और राम स्नेही संप्रदाय के संतों का बनाया जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज आपको यहाँ याद रखनी है कि एक नया ऐप जो है, एक वेब डेवलपर वेबसाइट डेवलपर सॉफ्टवेयर है वेब माई वे, वेब माई वे। ये 20 अगस्त को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, 20 अगस्त को, ठीक है। और इसमें राजकीय वेबसाइट डेवलपर सॉफ्टवेयर है, ये 20 अगस्त 2022 को किया गया था। ये सरकार का वेबसाइट डेवलपर, इसके माध्यम से सरकार विभिन्न विभागों की वेबसाइट बनाती है। और इसमें सबसे मेन चीज ये है कि इसको टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड मिला। टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 जो है वो इसको मिला है। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ये अवार्ड है और एंटरप्राइज एप्लीकेशन श्रेणी में ये अवार्ड इनको दिया गया।